हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी डिलेट क्लासेस। कैसे हो आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। सभी लोग टाइम पर पंक्चुअल हो जाइए, ठीक है। आज की जो ये क्लास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन पेपर फर्स्ट के बारे में हम ये क्लास करने चल रहे हैं। जो कि टॉपिक हमारा आज का है वो है बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। हमको आज के इस टॉपिक में बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में ब्रीफ में डिटेल के साथ हर चीज़ को समझते हुए चलना है कि आखिर बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी, कैसे कैसे उसमें संस्थाएं थी, व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलते चलेंगे, ताकि आपको अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है। बौद्धकालीन शिक्षा एक ऐसा मेजर टॉपिक है, अगर आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके इस पेपर में। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 नंबर के जितने भी 3 सब्जेक्ट आपके हर सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। आप इनको अच्छे से करेंगे तो नंबर आपके बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो बौद्धकालीन में हमको सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है, देखना है कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप सभी शालिनी डेट क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों में थोड़ा शेयर करिए क्लासेस को, डेली आप क्लास में आइए, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट करते हुए जाइएगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी, ठीक है, समझ में आया। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में हमको जानना है, बुद्धिस्ट एजुकेशन, ठीक है। आइए जानते हैं कि क्या है बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। चलिए, बौद्धकालीन शिक्षा उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक दोष आ गए थे। बौद्धकालीन शिक्षा से पहले उत्तर वैदिक काल का पूरा टाइम पीरियड था। मैंने आपको हर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के धर्म में बहुत सारे अनेक दोष आ गए थे, क्योंकि हर एक चीज़ जो एक बार जब होता है कि पीक पे चली जाती, कोई चीज़ ऊंचाई पे चली जाती है तो गिरती वो ज़रूर है, तो गिरने का डर ज़रूर रहता है, ठीक है। तो ये वैदिक काल में जो सारी संस्थाएं थी, रीति रिवाज थे, पढ़ाई का सिस्टम था, उसमें बहुत सारे दोष भी लास्ट में देखने को मिले, जिसके कारण उनका पतन हो गया, ठीक है। अगर कोई चीज़ आई है तो उसका पतन होना बहुत ज़रूरी है, और पतन होगा एक ना एक दिन। उसी तरीके से है कि वैदिक काल में जो चीज़ें थे उनका लास्ट में दमन होना शुरू हो गया था, तो वो दमन जो हुआ था बहुत सारे दोषों के कारण हुआ था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, कर्म कांडों की प्रधानता हो गई थी। स्त्री और शूद्र हे दृष्टि से देखे जाएं, जो स्त्रियाँ थीं, जो शूद्र लोग, उनको बहुत ही गंदी निगाह से देखा जाता था, ठीक है, अछूत माना जाता था। और उनकी शिक्षा की उपेक्षा, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, उनको शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनकी शिक्षा पर हंसी उड़ाई जा रही थी, बहुत तमाम चीज़ें, ये दोष देखने को मिल रहे थे। क्योंकि वैदिक काल में जितने क्षत्रिय ब्राह्मण के बच्चे थे वही ज़्यादा वहाँ पर जाया करते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। ऐसे समय में भगवान बुद्ध का अवतार हो, उसी समय भगवान बुद्ध ने अवतार लिया था। उस समय के अंतिम वैदिक काल का जब अंत हो रहा था, तब भगवान बुद्ध ने एक अवतार लिया था, ठीक है। उन्होंने जो धार्मिक क्रांति उपस्थित की, वह तो भगवान बुद्ध ने जो ये एक धार्मिक क्रांति को उपस्थित किया, पेड़ लगाया उसका, उसकी भावना तत्कालीन शिक्षा प्रणाली पर भी है। उसकी जो भावना है वो आज की भी शिक्षा प्रणाली पर देखने को उसका प्रभाव पड़ रहा है, मिल रहा है। परिणाम स्वरूप एक नई शिक्षा प्रणाली सामने है। अंततः क्या कहा गया कि एक नया सिस्टम, एक नया एजुकेशन सिस्टम, एक नई शिक्षा प्रणाली सभी के सामने आई, जिसे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया? बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से उनको जाना गया, जो लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व, कितना टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अभी बता रही हूँ, एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ से मिल गया, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने 563 से लेकर 483 बीसी, ठीक है, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, वे बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। कब की थी? ये लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व, पहले इतने वर्षों पहले गौतम बुद्ध ने, पूरा नाम याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। इनका टाइम पीरियड जो ये यहाँ पर दिया गया ये याद रखिएगा। तो क्या की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न मैंने आपको इस लाइन से बताए, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस करिएगा बिल्कुल भी। ब्रीफ फ्रैंकली आप मुझसे पूछेगा कि आपको यहाँ पर डाउट है या आपको ये लाइन गलत लग रही है, ऐसा नहीं ऐसा था। सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेगा, क्योंकि आप क्लियर करेंगे तो कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, तो आपका एक कॉन्सेप्ट आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कहेगी, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म को व्यापक हिंदू धर्म का ही एक विकसित रूप माना जाता या माना जाता है या माना जा सकता था। ये जो बौद्ध धर्म था, ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का बहुत एक विशाल रूप था, ठीक है। ये विशाल रूप के रूप में इनको माना जाता था। अतएव ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म भारतीय जीवन के
आंगिक विकास का परिणाम था। ठीक है, ये बौद्धिक जीवन जो था, बौद्ध धर्म जो था, ये भारतीयों के जीवन का आंगिक विकास कहलाया, उसका परिणाम कहलाया, ना कि ब्राह्म बुद्धियों का परिणाम। ये कोई बुद्धि का परिणाम नहीं कहलाया। जो बौद्ध धर्म से चीज़ें आई हैं वो भारतीय जो लोग थे, उन भारतीय मूल के जो लोग थे प्रांत के, इनके लिए वो आंगिक विषय लेके आए। आंगिक विकास का मतलब है कि सब चीज़ का होल डेवलपमेंट करना हर तरफ से। इतना ही सिर्फ नहीं था कि अगर बौद्ध धर्म आया तो उसके उस समय के टाइम पीरियड के जो लोग थे बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान हो गए, या कह सकते हैं कि सिर्फ बुद्धिमान बनाने के लिए ही उनको लाया गया। जी नहीं, उनका पूरा आंगिक विकास करने के लिए ये सिस्टम जो बौद्ध धर्म का आया, ये भारतीयों के ऊपर बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, उनके ऊपर कारगर था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध मठों में हर चीज़ का प्रचार प्रसार हो रहा था। सारी सभ्यताओं का लोग प्रचार करते हैं। हर इंसान अपने धर्म जाति बिरादरी को आगे बढ़ाता है और उनका प्रचार प्रसार कर। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना की गई। तो उनके प्रचार प्रसार के लिए कहीं तो होगा, कोई स्पेशल जगह तो होगी जो जिनको जाना जाएगा कि यहाँ पे ऐसा काम होता है या ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो बौद्ध धर्म के लिए क्या बनाया गया था, बौद्ध मठ या कह सकते हैं विहार को बनाया गया था। और यहाँ पर फिर कह रहा है कि बौद्ध धर्म के लिए प्रचार स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इन मठों और विहारों का एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना। पहले स्टार्टिंग में जब चीज़ें शुरुआत हुई थी, सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना, बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में अवगत कराना, बौद्ध धर्म क्या है बताना, हर एक चीज़ में सब कुछ उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान करना। परंतु कालांतर में सभी धर्मों के छात्र इन मठों और विहारों में शिक्षा दी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ये शिक्षा मठ संस्थान सब बड़े होते गए, विहार बड़े होते गए, उसमें शिक्षक आते गए। और बौद्ध धर्म था कि जन शिक्षा को उन्होंने बहुत सा बढ़ावा दिया था। उसमें कोई जातिवादता या ये कुलीन वर्ग के लोगों को ऐसा कुछ नहीं था कि इनको नहीं पढ़ाया था कि इनको शिक्षा, सब कुछ कोई इन मठों में हर मतलब सभी लोग जाने लगे, सभी धर्मों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसीलिए हासिल की गई और छोटे समय में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर दी। जो जन शिक्षा में बहुत ज़्यादा ही इन्होंने अपना कारगर काम किया। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, अगर होती तो कमेंट बॉक्स में आपको मुझे पूछना होगा। ठीक है, चलिए। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर अधिक बल था। ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, या पर ये पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म ज़्यादा किस पे बलिदान देता है या इनका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो निर्वाण की प्राप्ति करना, यानी कि मोक्ष। लास्ट में आप ऐसे कर्म करो कि आपको लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण से अभिप्राय उस स्थिति से था जिसमें सभी लालसाएं समाप्त होती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपके मन की लालसा होती है, जो लालच होती है, धन हो जाए, दौलत हो जाए, बढ़िया सी BMW कार हो जाए, खूब बढ़िया सी वाइफ हो जाए, लड़कियों का खूब बढ़िया हैंडकम डैशिंग चाहे हस्बैंड हो जाए, खूब रिच प्रॉपर्टी रहे, सब नौकर चाकर लगे, सुविधा A1 एकदम, अंबानी की जितनी सुविधा, अनिल अंबानी की जितनी सुविधा है उतनी सुविधा सभी को हो जाए। तो ये अक्सर लोगों की डिज़ायर होती है। ठीक है, चाहे उनका काम ना हो पर डिज़ायर उनकी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि इसका मतलब निर्वाण का था कि ये सुख विलास जितना है सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, जितने भी सुख विलास आप चाह रहे हो, भोग आप जो चाह रहे हो, ये सारे चीज़ों को आपको समाप्त करना होगा। अपने दिमाग से, अपने मन से, अपनी आत्मा से इन चीज़ों को निकालना होगा। बौद्ध काल की शिक्षा में मुख्य उद्देश्य छात्रों का ऐसा आचरण सिखाना था। उनका मेन ऐसा एक आचरण, एक ऐसा डिसिप्लिन कह सकते हैं आप, सिखाने का मेन मोटिव था जिससे मस्तिष्क को, जिससे माइंड को स्थिरता मिले, मन को क्या मिले, एक स्थिरता। होता है कि मानसिक विकास होना, तो मानसिक विकास को एक स्टेबिलिटी तक पहुंचाना कि हाँ इनका मानसिक विकास एक चरम सीमा तक हो गया कि हाँ अब ये मैच्योर है। ठीक है, और शांति प्राप्त हो सके और इस लायक बनाना कि वो शांति इस चीज़ों को सीख सकें, शांति से निवारण कर सकें हर चीज़ का। बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक काल शिक्षा में एक अंतर यह था कि बौद्ध काल में वेद की ही तरह पाठ्यक्रम में वेदों का ज्ञान नहीं था। जैसे बौद्ध काल और वैदिक काल में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अंतर अगर आपसे पूछे तो ये था कि वैदिक काल में वेद 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 सिर्फ वेद के बारे में सारी पढ़ाई दी जाती थी मेनली। मतलब और भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लिखी गई हैं, जैसे जो है व्यवसाय की शिक्षा देते थे, कुछ कलाओं के बारे में भी बताते थे, लेकिन मेन फोकस, मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य वेद से ही अवगत कराता था। यही बात है ना, स्नातक वसु रुद्र आदि जो थे वो सारी चीज़ें सब वेद पे ही डिपेंड थी। लेकिन बौद्ध काल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। शिक्षक के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था। वेद काल में शिक्षक जो थे, जितने भी गुरु थे, आचार्य थे, सब ब्राह्मण थे। ठीक है, सब ब्राह्मण जाति के थे।
तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध काल में ये शिक्षक का ब्राह्मण होना कोई अनिवार्यता नहीं थी और सिर्फ वेद का ही ज्ञान देना कोई अनिवार्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव ने समाज का एक विशेष वर्ग का शिक्षण और ज्ञान प्राप्ति पर चले आ रहे वंशानुगत एकाधिकार को समाप्त कर दिया और जनमानस में शिक्षा के महत्व की मांग को, ये जनमानस जो है, जन का मतलब लोग, लोग का मतलब जन में सारे हर जात बिरादरी के लोग आ गए उस समय। लेकिन मैंने भी जब चीज़ें पढ़ी एक चीज़ देखने में मिल के आई कि मतलब वैदिक काल जब चल रहा था, वैदिक काल, तो सिर्फ पुरोहितों को पढ़ाया गया, ठाकुरों के जा क्षत्रियों के बच्चों को पढ़ाया गया, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया गया। तो पतन तो एक दिन होगा ही ना, कुछ लोग उच्च वर्ग, कुछ लोग निम्न वर्ग के, तो लड़ाई झगड़े तो आम बात है। लेकिन यही चीज़ एक इसीलिए लिमिटेशन आई, वैदिक काल में पतन हुआ और ख़त्म हो गया। फिर बौद्ध काल आया तो बौद्ध काल जनमानस को लेके चला आगे, प्रचार प्रसार किया, सबको शिक्षा दी बहुत अच्छे तरीके से। जो ये हमेशा से एक ही तरफ चला आ रहा था कि सिर्फ भारतीय में जो मतलब ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, बहुत उच्च कुलीन के लोग होंगे, उनके बच्चे होंगे, उन्हीं को शिक्षा दी जाएगी। इन सब चीज़ों को यहाँ पे बौद्ध धर्म में समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ नई चीज़ें। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, चाइना में बहुत बड़ा मंदिर है इनका, ठीक है, बहुत जगह इनके टेम्पल्स बने हुए हैं, बिहार में बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए आइए कुछ नया टॉपिक देखते हैं रिलेवेंट। मैंने आपको बौद्धकालीन एजुकेशन सिस्टम मतलब जो बेसिक एक मेन मुद्दा था, जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तावना कहते हैं ना हिंदी में, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई कि कहाँ से स्टार्टिंग थी, किसने स्थापना की, क्या क्या चीज़ें थी, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं, इनकी क्या क्या अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है या क्वालिटीज़ थी, इनके बारे में चलिए जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। पहला है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य, देखिए शिक्षा के ही उद्देश्य हर जगह मैटर नहीं करते। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसका एक ना एक ऑब्जेक्टिव होता है। उद्देश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हर एक काम को करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। आप ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं प्राइमरी में नौकरी लेने के लिए, ये आपका उद्देश्य है। उसी तरीके से शिक्षा का उद्देश्य था बौद्ध काल में मानव जीवन का जो लक्ष्य था वो निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करना। इनको यहाँ पे सिर्फ बौद्ध काल में ये बताया गया, ये पढ़ाया गया, समझाया गया, इनका इतना मतलब मानसिक स्तर तक विकास करवाया गया, जिससे सिर्फ इनको ये बात दिमाग में रहे कि आप सही आचरण करो, सही व्यवहार करो, सही तरीके से रहन सहन रखो, सही तरीके से खाओ पियो, सब कुछ एकदम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है सारा जीवन उच्च विचार वाली चीज़ें थी, उस टाइप से करोगे तो लास्ट में आपको क्या होगा, अपने आप ही मोक्ष मिल जाएगा, निर्वाण अपने आप ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि शिक्षा का उद्देश्य सब बच्चों को यही बताया जा रहा था कि आप ऐसे ही काम करो जिससे आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वाण प्राप्त करने के लिए ही शिक्षा दी जाती थी कि आप ये चीज़ करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी, सही डायरेक्शन में काम करना होगा, ठीक है। दूसरा है प्रवज्जा संस्कार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, आपको आएगा प्रश्न, प्रवज्जा संस्कार क्या है, आप प्रवज्जा संस्कार से क्या समझते हैं, ये किस कालीन शिक्षा में आया, प्रवज्जा संस्कार किस कालीन शिक्षा से रिलेटेड है, इस तरह से प्रश्न आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। मैंने इससे पहले वैदिक काल में आपको 2 संस्कार के बारे में बताया था ना, उन दोनों संस्कारों का नाम आपको बताना है, ठीक है। बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। मैंने कल आपसे जो क्लास ली हुई थी प्रारंभिक शिक्षा वाली एजुकेशन पेपर 2, उसमें से कुछ ही बच्चों ने रिप्लाई दिया। रवि ने दिया था, ठीक है, और जो है चंदन सिंह ने दिया था, और संजय ने दिया था, मनाक्षी ने दिया था, संध्या ने दिया था, और 1-2 बच्चों ने और दिया है, मुझे मेन 3-4 नाम यही याद है। दीपक का 1-2 प्रश्न था, मतलब आंसर आया था, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने ही मेरे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनका मैंने कहा था कि आप सभी रिप्लाई करेंगे, बट आप सब ने रिप्लाई नहीं किया, ये गलत बात है, इस तरह दोबारा मत करिएगा। मैं आपको प्रश्न दूंगी, क्लास को सही तरीके से जब चला रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर डाल के जाना है कि इसका आंसर ये है, ताकि आपने जो पढ़ा वो चीज़ आपको याद है मेमोरी के तौर पर कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, तो याद रखिएगा। कॉपी जब बनाइएगा आप नोट्स बनाते चलिए, सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। टाइम पे करवा दूंगी, जितना पेपर में आएगा उससे अच्छे तरीके से मैं करवा दूंगी, 1 महीने पहले ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी फास्ट चल रही हूँ, तो मैं हर एक चीज़ को करवा दूंगी, प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आपको टाइम पर आना होगा सभी लोग को, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यही थी जो मैंने से पहले आपको बताई। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक मिल रहा है, प्रवज्जा संस्कार सेरेमनी, प्रवज्जा सेरेमनी। आइए जानते हैं इनके बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
वैदिक काल की शिक्षा में जिस प्रकार छात्रों का उपनयन संस्कार किया जाता था, उसी प्रकार बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा या प्रवज्जा संस्कार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैदिक काल उपनयन संस्कार के बारे में चीजें थी और लास्ट में समावर्तन संस्कार था। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें पहले बताई गई थी, दोनों संस्कार के बारे में आपने फुल डिटेल में समझा था। उसी तरीके से ये समझना है कि जब बौद्धकालीन शिक्षा में आई है बातें, तो यहाँ पे ये संस्कार होता था। ठीक है, जैसे उसमें वैसे इसमें भी हुआ करता था। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रबोधन संस्कार होने के बाद, जब प्रबोधन संस्कार हो जाता था बच्चे का, उसके बाद ही छात्र को विद्यालय में, वहाँ पे जैसे ये मठ है, ठीक है, वहाँ पे क्या था, वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करता था, यहाँ पे क्या है, मठ है। मठ में शिक्षा पाने के अधिकारी हो समझा जाता था कि अब इसको ये अधिकार हो गया है इस बच्चे को कि ये जो है जाकर वहाँ पे मठ में शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसका प्रवज्जा संस्कार हो गया। प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर ले जाना। ये आपको प्रश्न आएगा, कहाँ पे आएगा पता है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, प्रवज्जा का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको नया मिल गया तो आपको बताना होगा बाहर ले जाना। बाहर का मतलब है कि घर से बाहर ले जाना, ठीक है, घर परिवार से दूर ले जाना। प्रवज्जा का मतलब यही होता है, अर्थात इसका तात्पर्य था कि छात्र को अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध मठ में प्रवेश करना होगा। बौद्धकालीन शिक्षा चल रही थी, प्रवज्जा संस्कार बच्चे का हुआ और उसका मतलब ये निकला कि अब बच्चे को अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर कुछ समय के लिए मठ की तरफ आगे बढ़ना होगा, वहां पर जाकर शिक्षा दीक्षा लेनी होगी। क्लियर है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाएगा या तो आपको लिखने को आ जाएगा, दो बौद्ध ग्रंथों का नाम लिखिए, ठीक है। या विनय पिटक क्या है तो आपको बताना होगा कि ये एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। इस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पर आएगा। समझ में आ रही है बात। देखिए, सिंपल तरीके से समझते हुए चलेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए लाभफुल हो जाएगा, ठीक है, यह हेल्पफुल हो जाएगा। लाभफुल बोल रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। चलिए, विनय पिटक में प्रबोधन संस्कार को निम्नलिखित प्रकार से हमने एक्सप्लेन किया है। आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें इनके बारे में दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि छात्र अपने सिर के बाल मुड़वाता था, ठीक है। जब उसका प्रबोधन संस्कार होता था तो सबसे पहले उनको जो है उनके बाल, सर से बुरे बाल हटा दिए जाते थे, ठीक है। पीले वस्त्र उनको पहनाए जाते थे। मठ के भिक्षुओं के चरणों में आना, माथा टेकता। मठ के बहुत सारे भिक्षु वहाँ पे रहते थे, उन पे मतलब सर लगाकर अपना माथा उनके पैर पर टेकते थे और फिर पलथी मारकर बैठ जाता था उनके सामने। तदुपरांत उसके तुरंत बाद ही मठ का जो श्रेष्ठ भिक्षु था, जो मठ का सबसे सीनियर सुपीरियर भिक्षु था, विद्यार्थी को शरणार्थी, ठीक है, शरणार्थी प्रदान करने के लिए निम्न शब्दों को 3 बार, जब उसको शरणार्थी बनाने के लिए 3 बार एक शब्द को, मतलब 3 बार एक मंत्र को कहा जाता था। क्या है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। ये तीनों याद रखिएगा, बहुत प्रश्न में आएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रबोधन संस्कार में किन 3 बातों को बोला जाता है या किन मंत्रों को कहा जाता है, उच्चारण किनका किया जाता है, ऐसे प्रश्न आपको आ जाएगा। शरणार्थी बनाने के लिए क्या क्या है तो आप बताएंगे, बुद्ध, संघ, धम्म, सुना है ना, इनका यहाँ पे उच्चारण किया जाता है या कहलवाया जाता है। क्लियर है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, प्रवज्जा संस्कार के बारे में। ये इनकी दूसरी विशेषता थी बौद्धकालीन की, ठीक है। चले आगे, चलिए आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ब्राउन ब्राउन टाइप के कुछ कपड़े हैं, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको, और इनका सर देखिए मुंडाया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब बौद्ध धर्म में इनका संस्कार वगैरह ऐसे ही हुआ करता था, प्रवज्जा संस्कार। चलिए आगे चलते हैं। छात्रों की दिनचर्या विशेषता ही चल रही। तीसरी विशेषता है कि उनकी जो डेली रूटीन थी वो क्या चीज़ थी। बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यंत कठिन थी, बहुत ज़्यादा ही कठिन थी, बहुत ज़्यादा ही परिश्रमपूर्ण थी। कैसे थी, छात्र भिक्षाटन करते थे, छात्र बच्चे जो थे वो भीख मांगते थे, ठीक है, दरवाजे दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगते थे और कड़े अनुशासन में भी बहुत रहते थे। और जो मठ का अनुशासन था वो भी बहुत ज़्यादा ही देखने को कड़ा था। प्रातःकाल गुरु के दंत मतलब गुरु जो है दतून वगैरह करते रहे होंगे उस समय ना, कहाँ पे ये टूथपेस्ट वगैरह रहा होगा, तो उनका व्यवस्था करना, उनके नहाने की व्यवस्था करना, स्नान की, नित्य कर्मों की व्यवस्था, नित्य के जो काम है, खाना पीना बनाना, गाय को लगाना, जानवर को साफ करना, सफाई करना, फूल तोड़ के ले आना, फल वगैरह तोड़ के लेके आना, लकड़ी काट के ले आना, बहुत सारे नित्य काम में व्यवस्था करने के पश्चात छात्रगण भोजन की व्यवस्था सारा काम ही सब शिक्षक का कर देते थे, गुरु का अपने, तो उसके बाद ये सारे लोग और सारी व्यवस्था को किया करते थे, उसमें लग जाते थे, क्योंकि खाना भी बनाने की पूरी व्यवस्था इन लोगों को करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये छात्र की दिनचर्या दिन भर की रहा करती थी, वो पढ़ते थे, पीछे फिर आते थे, फिर खाते पीते ऐसा करते जैसा होता है, ठीक है।
इनको छात्रों को जो यहाँ पे थे इनको सामनेर के नाम से, सामनेर कौन है आप पूछेंगे तो सामनेर का मतलब ये जो छात्र है इनको बौद्धिककालीन शिक्षा में सामनेर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामनेर, ध्यान रखिएगा। सामनेर को 10 आदर्शों का पालन करना। लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई, जब वो भिक्षा मांगने जाते थे उनमें बहुत सही बातें इनको ध्यान में रखनी थी। और उनको एक चीज़ यहाँ पर बताई गई थी जिसको हम क्या कहते हैं, 10 सिक्खापदानी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 सिक्खापदानी, ये 10 सिक्खापदानी उनको बताई जाती थी। इसमें बहुत सारे आदेश दिए जाते थे बौद्धिककालीन शिक्षा में। ठीक है, अब ये क्या थे आइए जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है अहिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना। क्या है, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले यही बताया जाता था किसी भी सामनेर को हिंसा की तरफ आगे नहीं बढ़ना है, हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है, हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे था शुद्ध उच्चारण करना, जो भी उच्चारण करना है वो शुद्ध और सटीक करना है। ठीक है, आपको नहीं आ रहा तो आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सुधार लाओ, लेकिन आपको शुद्ध उच्चारण करना ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। उसके बाद सत्य बोलना, हमेशा सदा सत्य बोलना, जीवन के हर मोड़ पर इनको सत्य के रास्ते पर चलना और सत्य बोलना है। सादा आहार करना, क्या यहाँ पर है, सादा आहार करना। ठीक है, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाली चीज़ें थी कि सादा भोजन खाना, सादा फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो है सारे तरीके से रहना। मादक पदार्थों से दूर, ठीक है, मदिरा से, ठीक है, भांग से, चरस से, गांजा से, सिगरेट से, बीड़ी से, सबसे दूर रहना। फिर निंदा न करना, किसी दूसरे का अपमान न करना, अपने घर पास बुलाकर खास करना कहना। ये कहते हैं ना, कहा जाता है कि अपने घर बुलाकर किसी का अपमान नहीं किया जाता है, ये मेरे घर में मुझे सिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कि निंदा ना करना, किसी की भी किसी तरीके से कोई भी कुछ भी हो, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। छठा, सातवां है श्रृंगार ना करना, क्योंकि इनको श्रृंगार कोई खास, इनका जो सौंदर्य वगैरह से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। नृत्य आदि को न, कोई नाच गाने की व्यवस्था की तरफ इनका रुझान नहीं। मंत्र पढ़ो, उच्चारण करो, वो सब करो, भक्ति करो, बट ये है कि आप नाच गाने की तरफ कोई आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण, अगर कोई वस्तु वहाँ पर रखी है, गिरी है या कुछ वैसा है तो उसे कहा आपको जब तक वो दिया ना जाता तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, आपको ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर सोने चांदी और बहुमूल्य धातुओं को दान में लगा, अगर किसी के आप दान में जाते हैं, दान मांगने जा रहे हैं, भिक्षा या कोई आपको दान दे रहा है या भिक्षा मांग रहे हैं, तो किसी के घर में तो बहुमूल्य चीज़ें होती, सोना चांदी जेवरात और हीरा माणिक जो भी कुछ भी है बहुमूल्य चीज़ें जो है उनको कभी भी दान में आपको नहीं लेके आना होगा। चावल गेहूँ आटा जो तमाम चीज़ें छोटे बड़े खाने के लिए वही लेना है, बाकी आपको उनसे कोई उनकी बहुमूल्य चीज़ें जो कीमती चीज़ें उसको आपको ना उनसे मांगना है, ना ही कभी लेना है। तो मैंने यहाँ आपको क्या बताया, 10 सिक्खापदानी, क्या बताया, 10 सिक्खापदानी के बारे में बताया। 10 सिक्खापदानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, प्रश्न आपको आ जाएगा, टेट में बहुत आता है, सुपर टेट में आता है। 10 सिक्खापदानी मैंने आपको एक एक करके ब्रीफ में बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्था में क्या था, बौद्धिक काल में शिक्षा गुरुओं का व्यक्तित्व उद्यमय ना होकर संस्थागत, यहाँ पे था कि पर्टिकुलर जाके उनकी कक्षा अलग से या बना रहे, जैसे बनाना स्टाफ रूम रहता है, लोग वहाँ पे जाके क्वेरीज कर लेते हैं। लेकिन आज के समय, उस समय क्या था कि संस्थागत संस्थाएं बनाई गई, बड़े बड़े संस्थाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें बौद्ध जो है संघ कह सकते हैं आप, ठीक है, बौद्ध संघ है, बौद्ध मठ होते थे, बौद्ध विहार होते थे और बौद्ध संघाराम होते थे। कई सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको यहाँ पे 5 बताए हैं, 5 नाम बताए हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 4 ही बताए, संघ, मठ, विहार और संघाराम, ऐसे इनके नाम। जैसे आज विद्यालय स्कूल है, एक जैसे होता ना कि 10th तक के स्कूल, तमाम स्कूल रहते हैं अलग अलग नाम से, वैसे यहाँ पे ये संघ है, मठ है, विहार है, ये अलग अलग नाम से हुआ करता था। ठीक है, तो ये संस्थानों का नाम है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपको आएगा। आइए चलते हैं, एक नया फैक्टर देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत प्रश्न आएगा। हमने आपको इससे पहले प्रबंधन संस्कार के बारे में बताया ना, अच्छी डिटेल में बताया, सब कुछ बताया, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होता था, पूरा एक्सप्लेन किया। कोई नहीं कहेगा कि मैंने आपको अच्छे से नहीं बताया, उससे ज़्यादा कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा, उस संस्कार को आपको याद रखना है। अब उसी तरीके से एक और है, उसको हम क्या कहते हैं, उपसंपदा संस्कार। क्या कहते हैं, उपसंपदा संस्कार कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि उपसंपदा संस्कार क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक छात्र श्रमण या नव शिष्य के रूप में विद्या प्राप्त करते हैं। 8 से लेकर 12 यानी कि 4 साल ये श्रमण या एक नए बच्चे के रूप में शिक्षा को लेते थे। 12 वर्ष तक अध्ययन लेने के बाद उपसंपदा संस्कार द्वारा भिक्षु के रूप में वह संघ में प्रवेश करता था। 12 वर्ष जब कंप्लीट होता था यानी कि चाहे तो ये क्या करते थे, उपसंपदा संस्कार इनका किया जाता था और भिक्षु के रूप में ये संघ में प्रवेश करते थे। कहाँ करते थे, संघ की तरफ ये आगे की तरफ बढ़ते थे।
भिक्षु शिक्षा का कार्यक्रम 20 वर्ष तक, जो भिक्षु शिक्षा का कार्य था ये पूरा कार्यकाल 20 सालों तक चलता रहता था। उपसंपदा संस्कार एक पक्षी संस्कार नहीं था, ये कोई एक पक्ष या एक जाति को लेकर नहीं था, ठीक है। यह 16 भिक्षुओं के सामने होता था, यह सिंगल नहीं करवाया जाता था। ये भी है कि वो उच्च लोग आए तो उनका अलग तरीके से जैसा होता है कहीं कहीं कि वर्क किसी से फीस थोड़ा कम ज़्यादा कर ली जाती है कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम पे सहूलियत देने के लिए होती है, लेकिन बहुत सारी जगह उनको चीट भी किया जाता है, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज के कोचिंग वगैरह में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक पक्षी संस्कार नहीं था, सब 16 भिक्षुओं के सामने ये होता था और एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था, एक भिक्षु को जो है बताता था कि ये कौन है, उनके बारे में पूरी जानकारी देता था। इसके बाद अन्य भिक्षु कुछ प्रश्न करते, लेकिन फिर जो और शेष भिक्षु रहते थे वो उससे कुछ प्रश्न करते थे, ठीक है, उनसे कुछ प्रश्नों का आदान प्रदान या वाद विवाद कह सकते होता था और उत्तरों के आधार पर ही निर्णय किया जाता था कि नवशिष्य उपसंपदा संस्कार ग्रहण करने का अधिकारी हो गया है कि नहीं। क्योंकि पहले तो उसको प्रबोधन संस्कार करके अंदर ले आया गया, वो आया संघ वंग में गया, पढ़ा, अपनी शिक्षा वगैरह ली, अब उसको और आगे की शिक्षा ग्रहण करनी है, उपसंपदा संस्कार का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो लोग यहाँ पे जो 16 भिक्षु थे वो उनका टेस्ट एक प्रकार से लेते थे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता था। उत्तरों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता, जैसे आजकल इंटरव्यू टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस टाइप से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह प्रणाली जनतंत्रात्मक प्रणाली कही जाती थी, क्योंकि सबके सामने होती थी, कोई पक्षपात नहीं था। इस संस्कार के बाद श्रमण अपूर्ण भिक्षु बनकर संघ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता था। अगर वो पास कर लिया टेस्ट को तो वो आगे बढ़ता था। इसके अतिरिक्त बालिकाओं और स्त्रियों का भी प्रबोधन संस्कार या उपसंपदा संस्कार का अधिकार प्राप्त था। ये सिर्फ नहीं था कि आपको सिर्फ जो है लड़कों को ही था, लड़कियों को भी इसका अधिकार प्राप्त था, ठीक है। अगर वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ये दोनों संस्कार उनके लिए भी था उस समय, ठीक है। क्लियर है, काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको उपसंपदा संस्कार बताया। ध्यान रखिएगा, वर्ष ध्यान रखिएगा और क्या होता था, कैसे होता था, ये पूरी प्रक्रिया को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक मेजर टॉपिक और है, इनके बारे में भी देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, पहला एम क्या है आइए जानते हैं। निर्वाण प्राप्ति में सहायता, निर्वाण मोक्ष मोक्ष मोक्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें निर्वाण और मोक्ष का एक मेजर टॉपिक है जो बौद्धकालीन शिक्षा में बताया गया है, जिसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा ही प्रयास किया गया है, ठीक है, कार्य करवाया गया। बौद्ध धर्म की मुख्य मान्यता थी कि दुख का प्रमुख कारण अज्ञान अथवा अविद्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका मेन मानना ये था, जो दुख का कारण है, गौतम बुद्ध ने जो ये शिक्षा वगैरह ली और सब कुछ देखा किया, उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को आया कि जो दुख है, जो लोग परेशान हैं, जो दुख को देख रहे हैं, वो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो अज्ञान है। वो चीज़ों से, धर्म से, संस्कृति से, बहुत सारी चीज़ों से वो अज्ञान है, उनके पास विद्या नहीं, वो अविदित है, या होता ना इलिटरेट है, जैसे आज के समय कहा जाता है अनपढ़ है, ज्ञान नहीं है। उसी तरह से ये कहा गया था कि इन्होंने ये बात को भांपा और देखा कि जो ये दुख है इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो भी है उनकी अज्ञानता। इसीलिए इस काल की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो धार्मिक भावना का उदय करना और शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करने, निर्वाण की प्राप्ति करना इनका मेन उद्देश्य था। लेकिन जब वो शिक्षित ही नहीं है, जब उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो वो निर्वाण प्राप्त कैसे करेंगे। निर्वाण प्राप्त करने के लिए उनको सही कर्म करना पड़ेगा, सही चीज़ों को, तभी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि स्वर्ग मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करना इनका मेन उद्देश्य था। उनको पहले आप ज्ञानता दोगे, उनको ज्ञान की चीज़ें बताओगे, ज्ञानवर्धक बातें बताओगे, उनका ज्ञान वृद्धि का लेवल बढ़ाओगे, उसके बाद ये सही डायरेक्शन में जब काम करेंगे तो उनको अपने आप निर्वाण की प्राप्ति होगी, ठीक है। और कोई लेवल नहीं कि आप निर्वाण खरीद सकते हो, पहली बात, ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा है चरित्र निर्माण करना, उच्च चरित्र का होना भी बहुत अच्छी बात है। कैरेक्टर का होना, एक सही कैरेक्टर का होना बहुत अच्छी बात उस समय से चली आ रही थी। उस समय सदाचार और संयम, खुद पर संयम रखना, कंट्रोल रखना, नियम से काम करना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना विशेष बल दिया जाता था। उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य के सात्विक जीवन जो था, सादा जीवन उच्च विचार, सात्विक जीवन जो था उसमें व्यतीत करने के योग्य बनाते थे कि वो सादा जीवन उच्च विचार के रास्ते पर चले और चरित्र का सही तरीके से एकदम सही शुद्ध विचार के साथ चरित्र का निर्माण करें। मठ और विहारों में प्राचीन वैदिक शिक्षा की भांति ब्रह्मचर्य जीवन का भी बहुत था कि मेनली देखा जाता था कि ब्राह्मण और बहुत जो ब्राह्मण वैदिक काल में और इस काल में सभी जन शिक्षा के जो लोग थे वो ब्रह्मचर्य का जो पालन था उस पर ज़्यादा फोकस था। लोग शादी ब्याह नहीं करते थे, गृहस्थ आश्रम की तरफ नहीं बढ़ते थे, ब्रह्मचर्य के जीवन को ये ज़्यादा व्यतीत करते थे, ठीक है। तो उस समय ऐसा कुछ हुआ करता था।
दूसरा हो गया। तीसरा देखिए व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करवाना, ठीक है। बौद्धिककालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि आत्मज्ञान और आत्मानुशासन द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होना एक बहुत ही मेजर फैक्टर, मेजर आप कंपोनेंट कह सकते हैं अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को, एक अपनी इमेज को फॉर्म करना चाहते हैं तो वही बात व्यक्तित्व का विकास बौद्धिककालीन में कहा जा रहा था कि अगर आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करना तो उसके लिए उनको आत्मज्ञान और आत्मानुशासन क्या है उससे अवगत कराना होगा, ठीक है। तीसरा हो गया। फोर्थ देखिए सामाजिक कुशलता की वृद्धि है, ठीक है। बौद्ध युग की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि सामाजिक कुशलता और नागरिकता का विकास करना भी था। छात्रों को व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। व्यवहार कैसे किया जाता है दूसरे के साथ ये बात बताई जाती थी, और व्यवसाय की शिक्षा बताई जाती थी कि अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते हो, गृहस्थ की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आप अपना घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे, भरण पोषण कैसे करोगे। तो उसके लिए उनको व्यावसायिक शिक्षा की तरफ भी रुझान करवाया जाता था। जिनको सीखने का रुझान था उनको शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और फिर अगर आप ब्रह्मचर्य को छोड़ के गृहस्थ की तरफ बढ़े तो आप एक समाज में रहोगे, तो समाज में कैसे व्यवहार करना है, एक सही नागरिकता क्या होती है, उस चीज़ के भी उनको ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। क्लियर हो गया। 4 फैक्टर मैंने आपको मेजर यहाँ पर बता दिए। आइए चलते हैं कुछ नई चीज़ों को देखते हैं, बहुत बेसिक है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी बोरिंग फील नहीं करेगा। अगर हम छोटी छोटी क्लास को करेंगे 20 मिनट की तो आपका टॉपिक इतना ज़्यादा है कि कवर नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्लास लंबी होगी। डिटेल में चीज़ों को समझते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बताइएगा, ठीक है। चलिए बौद्धिककालीन शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट क्या है, इनके बारे में जानते हैं। बौद्धिक शिक्षा का जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस कह सकते हैं या स्तर कह सकते हैं, लेवल कह सकते हैं, वो 3 भागों में, 3 कैटेगरी में डिवाइड था। पहली कैटेगरी थी प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्राइमरी लेवल का जो कैरिकुलम था उनके बारे में यहाँ पर बातें कही गई। आइए जानते हैं इनके बारे में। प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि थी वो 6 वर्ष थी। कितने थी? 6 थी, ठीक है, 6 वर्ष थी। इन 6 वर्षों के माध्यम से प्रथम 6 माह बच्चों के लिए सिद्धरस्त नामक एक बाल पोथी पाई जाती थी। क्या था? सिद्धरस्त नामक एक बाल पोथी पाई जाती थी बौद्धकालीन के समय, जिसकी सहायता से बच्चों को पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में 49 वर्ण सिखा, कितने वर्ण? 49 वर्ण सिखाए जाते थे, पाली भाषा में सिखाए जाते थे। और सिद्धरस्त नामक एक बाल पोथी आती थी जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, बताई जाती थी, समझाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। क्लियर है? प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को 6 माह के पश्चात 5 विभिन्न विज्ञान और विद्याएं दी जाती थी। जब 6 वर्ष इनका कंप्लीट, 6 माह इनका कंप्लीट हो जाता था तो उनको अलग अलग 5 जो है विभिन्न विद्याएं और बहुत सारी चीज़ें उनको अवगत कराई जाती थी, बताई जाती थी। शब्द विद्या जो है वो मतलब यहाँ पर है आकृति का विज्ञान। यहाँ विद्या से मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का आकृति का विज्ञान का बनावट बनाना या उनको बताना कि ये विषय है, तो उसके बारे में वो अपने मन में रूपरेखा लेके क्या क्या चीज़ें हैं। शिल्प कला विद्या यानी कि जो है यहाँ पे आपको शिल्प की तरफ आगे बढ़ाना, ठीक है, शिल्प की तरफ आगे बढ़ाना कि आपको ये शिल्प का काम, कला वाला काम, संस्कृति वाला काम, कल्चर वाला काम भी बहुत सारे से होता है ना कि कल्चर की चीज़ें बनाते हैं, कल्चर का सीजन आता है, फेस्टिवल आता है तो लोग उसको बेचते हैं सामान वगैरह वगैरह चीज़ें। चिकित्सा की विद्यागत औषधि, और ठीक है, आयुर्वेद उस समय बहुत चलता था, उस समय उस सब चीज़ों का ध्यान देना। तर्क की विद्या को दिमाग में लगाना, अध्यात्म की विद्या की तरफ उनको आगे बढ़ाना। इसके अलावा बच्चों को बौद्ध धर्म में बहुत सामान्य सिद्धांत भी मिले, जो सामान्य चीज़ें थी उनको भी इन चीज़ों से अवगत कराया जाता था बौद्ध धर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा स्तर जो है वो है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा में क्या है? उच्च शिक्षा के समय की जो अवधि थी वो 12 वर्ष होती थी। इनकी जो अवधि थी वो क्या थी? 12 वर्ष। अवधियाँ याद रखिएगा, पीरियड ही इंपॉर्टेंट है, आप पीरियड से ही गलत करेंगे, ठीक है। 12 वर्ष के अंतराल पर बच्चों में व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, सबका, दर्शन शास्त्र का, आयुर्वेद का, ज्योतिष विज्ञान का, धर्म का, व्याकरण का, सब तरीके का ज्ञान उनको दिया जाता था। ज्ञान के अवसर उनको प्रोवाइड किया जाता है। व्याकरण और साहित्य के साथ पाली, संस्कृत, पाली प्राकृत और संस्कृत भाषा, पाली की भाषा, प्राकृतिक भाषा और संस्कृत भाषा, इन सभी से ज्ञान कराइए, नहीं कि एक ही भाषा को लेकर सब कुछ पढ़ाया जाता था। 3 भाषाओं का प्रयोग करते हुए ज्ञान यहाँ पर बच्चों को दिया जाता था। तो ये रही उच्च शिक्षा। आगे चलते हैं। भिक्षु शिक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या कहा गया है कि भिक्षु शिक्षा की जो अवधि थी वो 8 वर्ष की होती थी। इसके अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ज्ञान। भिक्षु शिक्षा के अंदर ये मत समझिएगा कि भीख मांगना सिखाया, जी नहीं। 8 वर्ष के समय वो सिर्फ जो केवल सिर्फ बौद्ध धर्म में जो एक तो होता है ना कि स्पेशल चीज़ें करना या स्पेशल से पढ़ना, जो लोग PhD करते हैं, वैसे जो सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में ही लीन थे उनको सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में ही बताया जाता था। तो मैंने आपको 3 स्तर के बारे में ऊपर बताया कि हमने यहाँ पर 3 स्तर को देखा हुआ है, 3 भागों में बांटा गया, एक प्राथमिक, एक उच्च और लास्ट वाला भिक्षु है। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते एक मेजर टॉपिक और देखते हैं, वो है क्या, बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र है उनके बाद नाम आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, अति लघु उत्तरीय में आएगा। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बौद्ध शिक्षा बौद्ध धर्म के ज्ञान के पूर्ण रूप थी, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण होगा, निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति करना था। मैंने आपको ये सारी बातें ऊपर बता दी। उस समय जो शिक्षा के केंद्र थे वो नालंदा, विक्रमशिला, क्या है देख सकते हैं, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, बल्लवी, नदिया, अदोनतोपुरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक नाम आपको नालंदा बताना होगा, दूसरा को विक्रमशिला, तीसरा तक्षशिला, चौथा बल्लवी, फिर पांचवा नदिया, फिर यहाँ पे उदंतपुरी, क्या है, उदंतपुरी। ये सारे वहाँ पे क्या थे, मुख्य केंद्र थे बौद्धकालीन शिक्षा के, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे शिक्षार्थी दूर दूर दराज से आके शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये आपके केंद्र वहाँ पे बनाए गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आई। कुछ प्रश्न भी देखते हैं, हमने पढ़ाई तो कर ली, हमने एक मेजर टॉपिक के बारे में जितनी डिटेल थी फुल डिटेल मैंने आपको बता दी। आइए क्वेश्चन भी देखते हैं। पहला प्रश्न, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या। मैंने आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। आप अगर कहता है कि 3 4 5 लिखिए तो ठीक है, नहीं तो आप अगर अति लघु उत्तरीय में बोलता है तो 2 लिखिएगा, और बड़े वाले प्रश्न पूछता है तो कम से कम 3 से 4 लिखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बताया था मैंने, मठ, विहार वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे है प्रवज्जा संस्कार क्या होता है, ये भी मैंने फुल डिटेल में बताया, ब्रीफ में बताया, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए बताया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था, अभी मैंने रिसेंट में ही आपको बताया है, ठीक है। लास्ट का हमारा टॉपिक भी यही था। पांचवा है उपसंपदा समारोह या उपसंपदा संस्कार किस काल में होता था, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। आज की इस क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन फिर दिया है, 5 क्वेश्चन कल की तरह फिर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे कल का रिप्लाई दिए थे अब और भी बच्चे रिप्लाई देंगे, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी आंसर करेंगे। एक एक लाइन लिखिएगा, ये नहीं करेंगे पूरा पेज भर के आप, नहीं, एक एक आप लाइन कि आपको एक कमेंट उठाइए, एक कमेंट क्वेश्चन 1 का ये, दूसरे का ये, एक के नीचे एक करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं देखती हूँ कि आपने जो में पढ़ाई की, समझा, यहाँ पे इतनी देर आपने मेरे साथ वक्त दिया तो वो यूज़फुल हुआ कि नहीं हुआ, यही मोटिव है। और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेवेंट आपको जितनी भी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आया होगा, हमने बहुत अच्छे से देखा। आज हमारा बौद्धकालीन के शिक्षा का जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, सब यहीं पर खत्म हो गया। अब बौद्धकालीन का कोई भी टॉपिक नहीं बचा और इससे बाहर का प्रश्न आपको नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊंगी तो प्रीवियस ईयर में दिखा दूंगी कैसे प्रश्न आपको किए गए हैं, ठीक है। होपफुली क्लास इंटरेस्टिंग होगी, समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाए होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।